That was lovely. How much time it takes to master guitar and become Girija Phalke Marathe? Anything you pick up, any art, minimum 12 years is necessary. Really? ये जो प्रोसेस है इसको फिंगर स्टाइल पे प्ले करने का, वो प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप पहले कॉर्ड्स फिगर आउट करते हैं, सॉन्ग का स्केल देखते हैं, फिर नोट्स फिगर आउट करते हैं. कैन यू ब्रीफली मेक अस अंडरस्टैंड? Yeah, see, finger style is little complicated. अगर देखा जाए तो, क्योंकि लेयर पे लेयर हम लोग चढ़ाते हैं. Correct. It's like that. Yeah. So the plain song will be like this. Yeah. Right? Then you have some time in between. तो उस टाइम हम क्या करें? जस्ट ऐसे बैठे रहे या कुछ करें. तब आपका जो साथीदार होता है, जो भी आपको साथ कर रहा होता है, वो कॉर्ड्स बजाएगा लाइक. तो मोस्टली क्या होता है ना कि कभी कभी एवरी टाइम यू डोंट हैव समबडी टू प्ले विथ यू, तब आप क्या करोगे? एंजॉय नहीं करोगे. दैट टाइम वो मन में ख्याल आता है कि मैं ही वो काम क्यों ना करूं. इसलिए अगर ये मैं बजाती हूँ तब जाके मैं बीच में वो बजाऊंगी. तो ये क्या क्या हो गया? इसमें कॉर्ड्स भी है, बेस लाइन भी चल रही. करेक्ट. सब कुछ, यानी बेस गिटार, कॉर्ड गिटार एंड लीड गिटार टुगेदर, यू कैन कॉल इट एज अ फिंगर स्टाइल. स्पेसिफिकली फिंगर स्टाइल पे ध्यान आपका कैसे गया? तब तो इंस्टाग्राम क्या, इंटरनेट ही था नहीं. हाँ, बट आई वाज लर्निंग द ट्रिनिटी ग्रेड लेवल्स एग्जाम्स फॉर क्लासिकल गिटार. तो क्लासिकल गिटार इज, you can say that's a finger style because you are playing the melody, you are playing the harmony, everything you are playing together. So मैं बजाती थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बजा रही थी, क्योंकि they were not familiar with the music. But then I figured out how to play our songs using that style. Unfiltered, unscripted. This is who I am. This is who I am. That's my story. Hello everyone and welcome to the very first musical podcast of That's My Story with Abhilasha powered by Ravaj. आज के जो मेरे गेस्ट है ना, आई एम श्योर आपने इन्हें इंस्टा रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पर जरूर देखा होगा. एंड दैट इज वाई टुडे वी हैव गॉट यू द स्टोरी ऑफ दिस वुमन हु हैज गॉन वायरल ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द राइट रीजंस. जहां लोग ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे थे, वहीं ये खड़ी रही अपने पैशन के साथ, अपने टैलेंट, अपने गिटार के साथ, और दुनिया ने इन्हें नोटिस करा. Meet the legendary music director, the viral sensation, the great-granddaughter of Dada Sahib Phalke, the OG, Girija Phalke Marathe. नमस्कार. नमस्कार मैम, वेलकम टू द शो. थैंक यू. कैसी हैं मैम आप? मस्त. मैम मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है कि साड़ी और गिटार ये दोनों साथ में कैसे आए? मतलब मैंने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को देखा है और साड़ी के साथ मेरे दिमाग में हमेशा ध्यान आता है कि कोई सितार प्लेयर होगा, कोई संतूर प्लेयर होगा, शायद कोई तबले पर भी होगा, पर साड़ी और गिटार का कॉम्बिनेशन मैंने कभी पहले देखा नहीं है. अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली. थैंक यू. साड़ी तो अपना इंडियन रिवाज है, एंड बीइंग अ हाउसवाइफ एंड मॉम ऑफ 2 किड्स, तो आई लाइक साड़ी. दैट्स माय फेवरेट क्लोथिंग, यू कैन से. एंड गिटार बजाते समय एक होता है कि मैं राइट हैंड में बैंगल्स नहीं पहनती बिकॉज आई कांट देन प्ले द गिटार. बाकी आई लाइक साड़ी. तो मतलब वो एक रेगुलर वेयर था ऐसा, उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया? वो आपकी अपना जो रिवाज है वो मैं हाँ, बहुत सारे कपड़े पहनती हूँ, तो साड़ी इज माय फेवरेट. ब्यूटीफुल. एंड आई मस्ट टेल यू मैम कि मैंने जब आपका पहला वीडियो देखा था, और वो वीडियो मैंने मेरी मॉम को भेजा था, तो मेरी मॉम ने मुझे, जब मैं उनको दोबारा कभी गिटार प्ले करके कुछ सुनाती हूँ ना, तो वो मुझे हमेशा बोलती हैं कि उनके जैसा प्ले कर सकती हो ना तो मुझे कुछ वीडियो भेजना, वरना मत बजा के भेजना, तुम मत प्ले करो फिर. तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड प्ले देयर बेस्ट. आप किसी को ऐसे लेबल मत खुद को बनाओ कि मैं इनके जैसा बनाऊंगी, वो सही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में एक अलग इंसान हो. करेक्ट. तो अपना अलग हुनर हो, मुझसे कई ज्यादा अच्छा बेटर बजा सकते हो आप. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. आपका 100% देने का ट्राई करो. ऑल्सो मैम मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी आपके चाइल्डहुड के बारे में. वो कौन सी एज थी जहाँ पे आपने पहली बार गिटार देखा और आपके मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे गिटार सीखना है? व्हाट वाज दैट एज? जब से मुझे समझ में आया, आई थिंक आई वाज 4-5 साल की थी, वरना तो मैं पैदा होते ही आई वाज अमंग गिटारिस्ट ओनली. माय डैड वाज प्लेइंग गिटार. ओके, सो इट कम्स फ्रॉम द फैमिली. कम्स फ्रॉम द फैमिली. तो आपके डैड मतलब म्यूजिक
प्रोफेशनली प्ले कर रहे थे या एज अ हॉबी प्ले कर रहे थे? प्रोफेशनली उनके क्लासेस थे एंड शोज करते थे वो. ओके, वाओ, He ब्रिलियंट was a मैम. very versatile personality, not just guitar player. ओके, सो मैम ये कहीं ना कहीं मतलब आपके फैमिली में एक म्यूजिक आई थिंक स्टार्टिंग से प्ले हो रहा था, बैकग्राउंड में आप सुन रहे थे. Absolutely. एंड व्हाट अबाउट योर मॉम, वाज शी आल्सो लिसनिंग? Yes, To a lot of मेरी मॉम music? की एक स्टोरी बताओ. बिल्कुल, डेफिनेटली. सी वो मैंडोलिन बजाती थी और Okay. माउथ ऑर्गन भी अच्छा से बजाती थी वाओ, लवली. और वायलिन सीखने को भी जाती थी. हम्म. तब किसी ने उनको एक अच्छा सा गिटार प्रेजेंट किया था और वो मेरे पापा को समझ में आ गया कि इसके पास एक अच्छा सा गिटार है. तो उन्होंने उनसे जान पहचान बढ़ाई और बोले कि मैं आपको सिखाऊंगा गिटार, आप आ जाओ मेरे पास सीखने के लिए. फिर बस उनको अपना बना लिया उन्होंने हमेशा के लिए. और ये मैम कब की बात है, ये विच ईयर अभी टॉकिंग अबाउट, इफ यू रिमेम्बर? मैं कैसा रिमेम्बर करूंगा. इट वाज इन समवेयर इन 1970s. ओके. एंड उस टाइम पे मतलब आपकी मॉम ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रही थी? वाओ. यस. ओके. तो फिर वो डैड के पास सीखने गई गिटार एंड या शी नहीं 70s में नहीं, उससे भी पहले का होगा. 60s. हाँ 60s नहीं, कुछ 65 वगैरह ऐसा कुछ होगा. ओके. फिर उन्होंने बताया कि आप शुरू करो क्लासेस. हाँ. तो उन्होंने क्लासेस शुरू करे. और उसी टाइम पे आई थिंक जब आप 4-5 साल की हुई तो आपने भी गिटार वहीं से पिक करा. यस. डू यू रिमेम्बर मैम आपका पहला गिटार कौन सा था, या जब अपने लिए पहली बार गिटार खरीदने गई थी तो जब आप शॉप में एंटर करी थी तो वो कैसा मोमेंट देखो था? मेरे डैड के क्लासेस थे ना, तो बहुत सारे गिटार जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना गिटार, Already वैसे उनके थे. पास ऑलरेडी बहुत सारे गिटार थे. ओके. तो मेरे पास गिटार्स थे ही. ओके. बट मैंने जब ट्रिनिटी एग्जाम देने का फैसला किया ना, तब मेरे पास फिंगर स्टाइल यानी नायलॉन स्ट्रिंग गिटार नहीं था. ओके. ऑल वेयर लाइक स्टील स्ट्रिंग गिटार्स. तो तब मैंने जाके पहली मेरी गिटार फुटाडोस म्यूजिक शॉप मुंबई से ले ली, ओके. यामाहा की. ओके. तो मैम आपने पहला गाना जो गिटार पे प्ले किया, क्या आपको ध्यान है कि वो कौन सा सॉन्ग आपने सीखा था फर्स्ट टाइम जो आपने प्ले किया होगा गिटार पे? आई रिमेम्बर कि अजीब दास्तां था वो. ओके. उस टाइम सारे ओल्ड सॉन्ग्स ही थे, तो अजीब दास्तां है ये गाना मैंने पहले बजाया. कैन वी हियर इट फ्रॉम यू कि Definitely. आपने पहला सॉन्ग जो था, पहला सॉन्ग हमेशा दिल के करीब रहता है. आई एम श्योर आपने इतने सॉन्ग्स अभी प्ले करे होंगे, लेकिन वो एक सॉन्ग जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहता है. Definitely. प्लीज मैम, लेट्स हैव यू प्लेइंग दैट सॉन्ग. देखते. तब मैंने प्लेक्ट्रम से बजाया था, अभी फिंगर स्टाइल से बजाते हो. वाओ, That's only लवली, difference. लवली मैम. वाओ मैम, दैट वाज Thank you. लवली, दैट वाज रियली लवली. मैम मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, जब आप फिंगर स्टाइल प्ले करते हैं तो आप थोड़ा ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको फिंगर स्टाइल पे प्ले करने का, वो प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप पहले कॉर्ड्स फिगर आउट करते हैं, सॉन्ग का स्केल देखते हैं, फिर नोट्स फिगर आउट करते हैं. कैन यू ब्रीफली मेक अस अंडरस्टैंड? या सी फिंगर स्टाइल इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड अगर देखा जाए तो, क्योंकि लेयर पे लेयर हम लोग चढ़ाते हैं. Correct. इट्स लाइक दैट. Yeah. सो द प्लेन सॉन्ग विल बी लाइक दिस. या. देन यू हैव सम टाइम इन बिटवीन. तो उस टाइम हम क्या करें, जस्ट ऐसे बैठे रहे या कुछ करें. तब आपका जो साथीदार होता है, जो भी आपको साथ कर रहा होता है, वो कॉर्ड्स बजाएगा लाइक. या. तो मोस्टली क्या होता है ना कि कभी कभी एवरी टाइम यू डोंट हैव समबडी टू प्ले विथ यू. तब आप क्या करोगे, एंजॉय नहीं करोगे. दैट टाइम वो मन में ख्याल आता है कि मैं ही वो काम क्यों ना करूं. इसलिए अगर ये मैं बजाती हूँ तब जाके मैं बीच में वो बजाऊंगे. वाओ. तो ये क्या क्या हो गया, इसमें कॉर्ड्स भी है, बेस लाइन भी चल रही है, करेक्ट करेक्ट. ओ वाओ. सब कुछ यानी बेस गिटार, कॉर्ड गिटार एंड लीड गिटार टुगेदर यू कैन कॉल इट एज अ फिंगर स्टाइल. तो मैम ये आपने स्पेसिफिकली फिंगर स्टाइल पे ध्यान आपका कैसे गया? मतलब आई एम श्योर उस टाइम पर भी बहुत आर्टिस्ट प्ले कर रहे होंगे, बट आई थिंक इंडिया में शायद उस टाइम पे इतना पॉपुलर तो शायद नहीं हुआ था जितना आज की डेट में है. राइट. तो तब तो इंस्टाग्राम क्या इंटरनेट ही था नहीं. हाँ, बट आई वाज लर्निंग द ट्रिनिटी ग्रेड लेवल्स एग्जाम्स फॉर क्लासिकल गिटार. तो क्लासिकल गिटार इज
you can say that's a finger style because you are playing the melody, you are playing the harmony, everything you are playing together. So मैं बजाती थी तब 8 लेवल्स तो मैंने किया, बहुत सारा काम था, बहुत सारा समय उस पर देना पड़ता था, लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बजा रही थी क्योंकि they were not familiar with the music that was going Especially on. finger style playing. Finger style. यानी क्लासिकल बोल सकते हैं. Classical, yeah. But then I figure out how to play our songs using that style. तब जाके लोगों को अचानक से ऐसे लगा कि अरे ये गाना मुझे पता है, ये इस तरीके से भी बजता है. That was unique. That was something unique, you can say that now. And ma'am, ये आपने कौन से एज में you started giving your Trinity exams? I was in What school. age? अच्छा, you 7th, 8th स्कूल में grade. you started. Yeah. So I'm sure मैम स्कूल में तो फिर बहुत पॉपुलर रहे होंगे, कॉलेज टाइम में भी. Yes. कॉलेज में तो थी पॉपुलर क्योंकि आई स्टार्टेड प्लेइंग इलेक्ट्रिक गिटार बाय देन, और कॉलेज में इन द फंक्शंस आई यूज्ड टू प्ले. Which college ma'am you went to? इन डोंबिवली केवी भंडारकर. Okay, and which school you went to? एसवी जोशी हाई स्कूल. Okay, I so was in मैम डोंबिवली. okay, so आपके स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में क्या प्लेइंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था by that age or you Yeah, took few sure. years also? इट वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर बिकॉज तब मेरा आई मीन क्लासिकल गिटार्स के ग्रेडेड एग्जाम्स भी हुए थे, Okay, और आई स्टार्टेड टीचिंग एट माय डैड्स एकेडमी आल्सो. okay. So that gave me a different confidence. Hmm. But being a science student, I didn't get much time to study and practice. But Okay. yeah, I could manage. Okay, but मैम जैसे आपके फैमिली में ऑलरेडी म्यूजिशियंस है, यू आर ऑल्सो द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा साहिब फाल्के, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. तो कभी ऐसा पुश रहा कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो और कभी म्यूजिक तो होता रहेगा? क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप मैंने कुछ टाइम गिटार सीखा, बट मुझे हमेशा लगता था कि ये प्रोफेशन तो कैसे बनाऊंगी इसको, ठीक है हॉबी तक ठीक है, बट इसको मैं फुल फ्लेजेड प्रोफेशन कैसे बनाऊं? बिकॉज ये आपकी फैमिली में चल रहा था, तो डू यू थिंक कि वो एक पुश आपको उस यंग एज में मिल गया था? देखो, माय डैड वाज रनिंग अ क्लासेस, म्यूजिक क्लास, राइट? तो काफी सारे लोग उनके पास आते थे, सीखते थे. तो ये मैं बचपन से देखती रही. और जब मैंने साइंस का एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? आई सेड आई डोंट नो, एक ग्रेजुएशन करूंगी और देन क्लास ही शायद आपका कंटिन्यू करूंगी. तो ही सेड ओके, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू. एंड मैंने बीएससी कंप्लीट किया, फिर एमएससी के लिए एडमिशन भी लिया. ओके, वाओ. क्योंकि करना है तो अच्छा से करना है. 100% करना है. फिर एमएससी का एडमिशन होने के बाद डैड ने पूछा, आर यू सीरियसली गोइंग टू डू दैट? किसी एक का जगह खा रही हो तुम? इफ यू आर डूइंग दिस एंड व्हाई आर यू गोइंग फॉर एमएससी? मतलब अगर आप म्यूजिक को लेके श्योर हो तो फिर ये क्यों करना है? एंड आई सेड छोड़ो, कौन जाएगा कॉलेज फिर. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड मेकिंग म्यूजिक एंड ऑल. ओके, आई डिसाइडेड कि मैं क्लासेस ही करूंगी. ओके, सो फिर आपने एमएससी ड्रॉप किया एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे फुल फ्लेज म्यूजिशियन ही बनना है, डायरेक्टर बनना है कि टीचर बनना है? उसका अंडरस्टैंडिंग आ गया था तब तक? ऐसे कुछ था ही नहीं उस टाइम पे. देखो, इट वाज अ गुड बिजनेस. सो आई वाज like 8 hours in a day I was teaching students. That time I was not composing, I was very small for that. Okay, but 8 okay. hours मेरे क्लासेस होते थे और मुंबई से सारी जगह से लोग आते थे सीखने के लिए डैडी के पास. तो ओके, I took it over and yeah, people were okay with that. ओके. और ये मैम आपकी एकेडमी वाज आल्सो इन डोंबिवली? In डोंबिवली. एक तो मैम मेरे को जानना है डोंबिवली में ऐसा क्या है कि सारे मैंने देखा है गिटारिस्ट डोंबिवली से है, ऐसा क्या है डोंबिवली की मिट्टी में जो बाकी बॉम्बे में नहीं है? Of my dad, Kiran Falke, he's no more now, but he started his classes in 1970s, as I told you before. ओके. उनके पास बहुत सारे लोग आके गिटार सीख के गए. इतने लोगों को उन्होंने तैयार किया कि काफी सारे इंडस्ट्री में जाने वाले जाने माने जो गिटारिस्ट आज है उनके स्टूडेंट रहे हैं. मैम कुछ नाम बता सकते हैं कौन कौन उनके स्टूडेंट्स रहे? अभी रिचर्ड मित्रा करके एक थे, बहुत उनके अच्छे स्टूडेंट थे. राजा कुलकर्णी करके एक. फिर मनीष दा, अभी जो बास मान करके फेमस है, मनीष कुलकर्णी. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे उनके जो इंडस्ट्री में आज बहुत बड़े नाम है उनके. आपके गिटार के जो गुरु हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो आपके डैड ही रहे. यस. कैसे होता है ना कि अपने बच्चों को क्या सिखाना वैसे भी होता है, राइट? और अपने पापा से क्या सीखना. हाँ, बट वर यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो घर पे ही है, मैं तो कभी भी और मैं क्लास में जाती थी, बचपन से वो मुझे लेके जाते थे उनके साथ क्लास में. तो सीखना क्या है, जस्ट बैठो बैठो सीखो, देखो देखो और बजाओ. और वैसे ही मैंने देख के बजा लिया. डैड ने मुझे सिर्फ बेसिक कॉर्ड सिखाया और बोला एफ मेजर बजाओ, बार कॉर्ड्स आपको आने चाहिए, बार कॉर्ड्स नहीं आते तो कुछ नहीं मैं कर सकता. तो एक दिन मुझे उन्होंने ऐसे रूम में बंद किया और बोला बार कॉर्ड्स
करने के बाद बाहर आ जाओ. And I could do that and I said yeah. Then he gifted me a small guitar. I was very Okay. small that like Okay. उसके जैसा एक गिटार दिया मुझे. Oh. फिर बोले कि कोई जरूरत नहीं है अभी छोटी गिटार की, चलो बड़ी गिटार लेके बजाओ. हम्म. I started playing guitar with him. I was following his students and कैसे बजाते क्या बजाते हैं. समझो वो अपने आप आ ही गया. मुझे भी नहीं पता भी कैसे आ गया, वो आ गया. आई थिंक वो डेफिनेटली मैम जीन्स में तो डेफिनेटली डेफिनेटली है बिकॉज यू नो जैसे हम बोलते हैं ना चलो इंस्ट्रूमेंट तो आप सीख लेंगे, उसको तरीके हैं. सरगम और सिंगिंग में मुझे उनसे ही आ गया. वो ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर और सुनते सुनते ही सब कुछ आ जाता है. तो मैम लिसनिंग बहुत ज्यादा लिसनिंग मेरे इम्पोर्टेंट है ख्याल से राइट 90% इम्पैक्ट करता है ऑन लर्निंग प्रोसेस. एंड थ्योरी कितना इम्पोर्टेंट है यू नो जैसे आपने बताया एग्जाम्स भी दिए बट या थियरी अगर आपको है पता तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और समझ में लगता है मैंने एक्चुअली क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए. फ्रेट बोर्ड है जो दिखने में इतना सा लगता है, वो एक्सप्लोर करने के लिए उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत है. तो अगर इफ यू आर गुड एट थियरी यू कैन डेफिनेटली टीच दिस इंस्ट्रूमेंट टू एनीबॉडी एंड यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू डू. मैम मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, वो फेंडर ने कुछ तो आई थिंक डेटा कलेक्ट करा था सम 5 to 10 years बैक. उस स्टडी में था कि यू नो एट सम पॉइंट इन लाइफ एवरीबडी यू नो इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गिटार और एटलीस्ट इंडिया में 90% लोग गिटार सीखते ही है. तो ये एक अच्छा डेटा मुझे पढ़ के लगा क्योंकि 90% तो यू नो इज अ बिग नंबर टू हैव. बट उसके साथ एक और डेटा था लेकिन विद इन 3 months 86% पीपल लीव गिटार. तो खाली 4% ही ऊपर तक पहुंच पाते हैं. तो उसका कारण ऐसा है कि जो 90% गेट अट्रैक्टेड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यूट्यूब. एंड यूट्यूब पे जो म्यूजिक है हम भी कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं कि ये बजाओ बजाओ. बट इज इट अ प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग? अ बिग नो फॉर दैट बिकॉज यू नीड अ person to teach you who has gone through the process. Who has understood himself or herself from the very beginning, from the very scratch. जिसको पता है वो सिखा सकते हैं राइट. और जिनको सिखाने की इच्छा है वो सिखा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े गिटारिस्ट हो तो आप बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है. सो बीइंग टीचर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोफेशन दैन प्लेइंग इन द शोज एंड एट रिकॉर्डिंग्स. ये अलग अलग बातें के रिकॉर्डिंग में मैं बजा रही हूँ, मैं अपने लिए बजाना और आई थिंक स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत फर्क है. देयर आर स्टेप्स टू फॉलो राइट. सो यू हैव टू मेक अ करिकुलम, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स एक के बाद एक, एक के बाद एक. ये एक बात है. और स्टूडेंट्स से करवा के लेना यानी यू हैव टू मेक देम प्ले, ये एक अलग चीज है. इसलिए मेरे क्लासेस में प्रैक्टिस सेशंस होते हैं. हफ्ते में 3 दिन सारे दुनिया भर के लोग मेरे स्टूडेंट्स जो है वहां पे आते हैं. मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं और वहां पे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं टू गेट मास्टरी एट द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड. तो ये मैंने शुरू किया है लास्ट ईयर से, तो उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. मैम आपके वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड दैट इज अ बिग बिग नंबर टू हैव. प्लस यू आर अ मॉम, you are a wife, you are a daughter, you are a music director, musician also. So ये इतनी सारी चीजें और अब 8 घंटे आई थिंक अकेडमी में आके भी सिखाते हो. देन यू हैव योर रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो. इफ यू रिमेम्बर यू टोल्ड मी लास्ट वीक कि मैं पुणे जा रही हूँ, फिर मैं वापस आऊंगी, फिर मेरी क्लासेस है. हाउ आर यू डूइंग दिस? यू नो इट इज सो मेस्मराइजिंग टू अंडरस्टैंड. It's a wonderful question you have asked. Thanks for that, Abhilasha, because I want to take it further to something different thing. अभी परसों मेरा एक रिकॉर्डिंग था आजीवसन में. बहुत बड़ी सिंगर है मराठी इंडस्ट्री की और हिंदी इंडस्ट्री की भी, आरती अंकलीकर जी. उन्होंने मेरा एक मीरा भजन गाया है. अभी जल्दी मैं वो प्रोड्यूस करूंगी. एक तो आपको इच्छा होनी चाहिए क्या करना है आपको, और उसके लिए आपको खुद से पहचान होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू आर, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज. क्या कर सकते हो, आपको कैसे समझेगा. इतना केओस है बाहर की स्क्रीन पर तो आपको समझ में नहीं आएगा. यू आर ऑलवेज विद द स्क्रीन राइट. There is a screen called inner screen. वो आपको देखना चाहिए. बट वो मैम वो देखेंगे कैसे? वो ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत अच्छी प्रोसेस कॉल्ड मेडिटेशन. ओके. मेरे गुरु है श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के. उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस बनाया है कॉल्ड सुदर्शन क्रिया, मैं जो 24 साल से कर रही हूँ. ओके. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर डूइंग द सुदर्शन क्रिया आई गॉट टू नो माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. जैसे पानी अगर बहुत उछल पुछल कर रहा है तो यू कैन नॉट सी योर फेस इन दैट. पानी अगर शांत है, ठहराव है तो आप उसमें आपका प्रतिबिंब देख सकते हो. वैसा ही कुछ हमारा मन होता है. उसमें बहुत सारा
क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव है, हाँ। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स है। अप्स एंड डाउन्स नहीं, वो उछल पुछल बोलते हैं ना, बहुत सारा Chaos है। खलबल खलबल केओस, वो है तो आप अपने आप को देख नहीं सकते। यू आर ऑल ओवर देन, सब जगह पे आप घूम गए हो, घूम चुके हो। क्योंकि जैसे मैं भी जब गिटार सीखना शुरू करी थी तो लग रहा था थोड़ा गिटार भी सीख लूं, थोड़ा म्यूजिक भी सीख लूं, थोड़ा पियानो भी प्ले कर लूं। फिर बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि सब कुछ कर लिया बट आप कुछ मास्टरी नहीं कर पाए उसमें। तो क्या ये आपको हेल्प करा गिटार की तरफ एग्जैक्टली जाने के लिए? डेफिनेटली नहीं, मेरा तो पक्का था ही कि गिटार ही करना है। फिर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने सीख लिया, जैसे सतार सीख लिया, संतूर सीख लिया, सत्येंद्र जी है, सत्येंद्र सिंह सोलंकी, उनसे सदनों सीख लिया मैंने 1-2 साल। ओके। बहुत अच्छे इंसान और प्लेयर है वो। तो मुझे अभी भी सब में रुचि है, लेकिन मेरा थोड़ा नेक पेन डेवलप हो गया तो मुझे वो स्टॉप करना पड़ा। ओके। बट आप जब आपका मन जब शांत है ना, एक शांत पानी के जैसा, तो आपको उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है कि यस मुझे ये करना है। डू मेडिटेशन, आई विल, दैट्स माय ऑल टाइम एडवाइस टू एवरीबॉडी, लाइक डू मेडिटेट। एंड मैम ये मेडिटेशन यू स्टार्ट लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हिचएवर ऑफ द डे? उठने के बाद पहले मैं मेडिटेशन ही करती हूँ, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता है। ओके। बिकॉज दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक। आप कभी ऐसे थके हुए और अभी मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। बट यू नो स्पेशली आज के टाइम में ना मैं देखती हूँ देयर आर लाइक 4 to 5 year old kids also who are playing some extra ordinary guitar. अभी उनको देख के मोटिवेट तो होते हैं बट कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन भी आ जाती है कि ओ माय गॉड नाउ व्हाट शुड बी डू, राइट? तो मैम वो डीमोटिवेशन जो आती है जो एक्चुअली नहीं आनी चाहिए, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन से रिलेट करेंगे बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल टू फील बैड, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो, पहले तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें किसी से, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक, राइट? आपके हाथ की रेखा है जो अलग है, सबके अलग है, यानी क्या सब जन अलग है। तो वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग एंड हमें एक लेबल नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। आज मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप आज में जी सकते हो, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी टू से दैट, स्टे इन द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में रहो, बट सच में आज आप देखो, सुबह उठ के आप कुछ करो कि मैं आज ये करूंगी, ये करूंगा, और सोते समय देखो कि आपने वो पूरा किया है। लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स बना लो कि आज के 5 साल में क्या करेंगे वो बाद में देखती हूँ। ओके कि मेरी जिंदगी एक दिन की ही है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू प्लान एंड एक्चुअली डू द थिंग्स, है ना? प्लान को सच्चाई में लाना बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं सोचूं कि मैं अभी 50+ एंड मुझे अभी कितना टाइम बचा है, मुझे क्या क्या करना है, तो बहुत सारा है वो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो एक दिन का मैं सोचती हूँ सिर्फ। आई थिंक मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निकल गया। करेक्ट तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग लाइक 7 o'clock, तो मेरे पास एक से 15-16 घंटे है, तो इट इज इजी टू प्लान the one day, right? So I plan and see to it before going to bed कि मैंने आज जो भी अचीव किया था वो अचीव किया है या नहीं। It becomes very easy. और अगर वो नहीं करे तो ऑब्वियसली यू हैव द नेक्स्ट डे, अब वापस से वो टिक करोगे कि आज इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, mostly because I give priority to my work. आप मैम बिलोंग करती हैं एक लेजेंडरी सिनेमा फैमिली से, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाइल ग्रोइंग अप, क्या ये बहुत कॉन्शियसली आपके माइंड में था बचपन से कि मैं इस बहुत बड़ी एक लेजेंडरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या फिर यू वर लाइक हाँ ठीक है, ओके आई नो आई बिलोंग टू दिस, बट मुझे अपने लिए तो जगह बनानी है, वो कोई और मेरे लिए कर नहीं सकता है, सो ऐसा था व्हाइल ग्रोइंग अप? देखो, जब मेरे घर में इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करते थे। जब मैं स्कूल में गई तो मुझे पता चला कि अरे मैं दादा साहब फाल्के की फैमिली से हूँ, मतलब तब तक इतना किड्स अराउंड यू मेड यू रियलाइज दैट। और काफी सारे बच्चे थे जो मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे मजाक भी उड़ाते थे, उनको सच नहीं लगता था। तो दादा साहब फाल्के की फैमिली से, मैं पंडित नेहरू के घराने से, ऐसे मेरे मजाक उड़ाते थे। मुझे लगा क्या है हम लोग, सच में क्या है, व्हाट इज व्हाट यू मीन बाय बीइंग फ्रॉम दादा साहब फाल्के फैमिली? बिकॉज़ आई वाज वेरी स्मॉल। तो मैंने जब पूछा अपने दादाजी से, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी के पिताजी, करेक्ट, राइट, उन्होंने, ही वाज अ पायोनियर ऑफ इंडियन सिनेमा, ही लेड द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड एस्टैब्लिश that into industry, which is a very important thing, because उनको तो लंदन भी बुलाया था उस टाइम पे, लाइक 18th सेंचुरी में उनको 300 पाउंड सैलरी देने वाले थे लोग। ओह माय गॉड, पूरी फैमिली के लेके आओ, यहाँ पे बड़ा मैंशन देंगे आप। चले जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते, कोई भी दूसरा कोई होता, आई डोंट नो। तो बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, अपने देश के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। आई थिंक उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। although we are not from his
वो काम नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री में अभी, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कुछ डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, लाइक प्रोड्यूसर डायरेक्टर और या एक्टर ऐसे, या फिर भी उनके जो जीन्स है जो ही हैज पास्ड ऑन टू ऑल माय सिबलिंग्स, All the सब में है वो, generations. सब में वो हुनर है। आपकी मैम फैमिली में कौन कौन है? यू हैव गॉट आई थिंक 2 kids, योर हस्बैंड इज देयर, एंड सिबलिंग्स में कौन कौन है? मेरी बहन है ओके। और मेरे जैसे कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव अ बिग फैमिली। कहीं आपका सिनेमा की तरफ ध्यान गया? जब मैं लाइक 20 years old, मेरी हाइट थी, मैं पतली थी और एवरेज गुड लुकिंग किड यू कैन से, तो ऑफर आए थे कि आप मूवी में आप भेजोगे क्या आपकी लड़की को, ओके। तो देन माय डैड से बिग नो। क्यों ऐसा? मतलब आपको नहीं करना था कि उनको था कि नहीं नहीं? मुझे तो इतना पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, और तभी फोन वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते थे कि कभी जाओ सेल्फी खींची और इंस्टाग्राम पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ था ही नहीं। या तो आई वाज वेरी बिजी इन द क्लासेस एंड कॉलेज, सो ओके। उसके बाद 21-22 में तो मेरी शादी हो गई, फिर मेरी बेटी हो गई, उसके बाद हम लोग यूएस चले गए, तो काफी साल में यहाँ पे थी ही नहीं। ओके। जब मैं यूएस थी तभी राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री मूवी रिलीज हुआ था, और मुझे लगा अरे यार लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कितने अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि दादा साहब फाल्के का जीवन कैसा है, उसके ऊपर एक मूवी आना वो चाहिए। जानना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली हम लोगों को भी ये करना चाहिए काम, हम उनके फैमिली के हैं तो हमें भी तो करना चाहिए कुछ ना कुछ तो। बट वैसा पोषक वातावरण था ही नहीं घर पे कभी कि मेकिंग मूवीज एंड वो था ही नहीं, सब जन अपने 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 काम में बिजी थे लोग। फिर फैमिली है, फिर मेरा दूसरा बेटा वहां पे पैदा हो गया, तो दो बच्चों का सब करके आई डिडंट हैव एनी टाइम। और तो मैम उस टाइम पे जब आपके दोनों बच्चे हुए, आई एम श्योर एक थोड़ा सा ब्रेक आया होगा विद योर म्यूजिकल वाज अ जर्नी। बिग ब्रेक। कितने टाइम मैम फिर आपने? ऑलमोस्ट 25 years मैंने सब ओह बंद ही माय किया था। गॉड, 25 years. That's a lot of break it seems. Yeah, But that's even the break is there. I was meditating every day. okay. Consciously आप you were thinking about it. हाँ, देखो कैसा है कि मुझे ये करना है, और ये भी करे, बच्चों का भी अच्छा करे, बच्चों के अच्छे संस्कार करे, उनकी म्यूजिकल संस्कार करे, ये भी तो बहुत डिफिकल्ट है, दोनों काम तो नहीं हो सकते। करेक्ट। या और मेरा ऐसा कहना है कि मैंने बच्चा पैदा किया, इट्स माय किड, या यू तो कोई हैव दूसरा उसको क्यों संस्कार देगा, मेरे बच्चों को मैं ही संस्कार दूंगा। टू। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत म्यूजिकल है। मेरी बेटी पियानो बजाती है, गिटार भी बजाती है, सिंगिंग भी करती है, और मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, अभी कॉलेज में है तो बेस गिटार भी सीख रहा है। Are they pursuing it professionally also? No, they are good. It's their hobby, but they are good at it. Anytime they can join me, and it will be their profession. I don't mind that. ओके मैम, आपने ये म्यूजिकल संस्कार की बात करी, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जानना चाहती हूँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अपने कॉन्शियसली भी उनको इंस्ट्रूमेंट्स के आसपास रखा कि आपको सीखना है? Absolutely. देखो थोड़ी अध्यात्म की ओर जाए तो आप जो स्टेज में हो अभी, बच्चों को वो मिल जाता है फ्री में, राइट? तो आई वाज प्लेइंग लॉट ऑफ गिटार व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, एंड ऑल 9 months आई प्लेड गिटार लाइक फॉर 4 hours in a day. ओह माय गॉड, को लाइक दैट्स लेजेंडरी। गिटार लेके बैठी, उनको लाइक हेडफोन लेके गिटार सुन रहे हैं। आई वाज लिसनिंग टू लॉट ऑफ म्यूजिक। हाँ, बेटे के टाइम तो आई वाज इन यूएस ऑल अलोन, क्योंकि हस्बैंड काम पे जाते थे, बेटी स्कूल में जाती थी, तो 8-9 घंटे मुझे अच्छे से मिलते थे। आई वाज ऑल इनटू म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ अदर म्यूजिक। सो माय सन इज पैदा हुआ तब से वो जो उसने किया तो वो सिंगिंग ही कर रहा है, इतना अच्छा सिंगर है वो, तो डेफिनेटली उसका एक परिणाम होता है, इम्पैक्ट है उस चीज का। कोई राइट एज है क्या स्पेशली गिटार सीखने के लिए? आजकल मैं इंस्टा पे बहुत रील्स देखती हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग रील्स कि यू शुड स्टार्ट यंग, देयर आर किड्स प्लेइंग एट 4 at 5, बट डू यू पर्सनली फील बीइंग अ म्यूजिक टीचर? एब्सोल्युटली। मेरे पास एक 74 years की औरत आती है, एक 65 years की है, लवली, एक 60 years के है, और 7 साल की भी बच्ची है, और 8-10 साल के भी 2 बच्चे आते हैं। तो इतना वाइड रेंज है अपने पास स्टूडेंट्स का। जब मैं पूछती हूँ वो 74 years ओल्ड लेडी को, जब मैंने पूछा कि आपको क्यों सीखना है अभी इस उम्र में, तो उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था कोई गाने का, तो वो बोले कि आपने इतना अच्छा साड़ी पहन के इतना अच्छा गिटार बजाया, शायद चंद्रा का रील था वो, मैं और मेहिका ने बजाया था, तो मुझे भी लगा कि ऐसे कुछ करे, और जो भी टाइम मेरे पास है वो इतना अच्छे तरह से मैं बिता सकती हूँ। तो ऐसे नेसेसरी नहीं कि देखो कुछ सीखो तो आपको क्या लेवल तक जाना है, करेक्ट, क्या मुझे स्टेज पे बैठ के गिटार बजाना है, क्या आपका एम ये है?
आपका एम क्या है, टू पास द टाइम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू प्ले म्यूजिक और डू म्यूजिक। लाइक एज अ हॉबी लेना है और मे बी एज अ प्रोफेशन लेना है। देखो, मैं इसको हॉबी और प्रोफेशन ऐसा कुछ अलग अलग नहीं मानती। ओके। मैं आज ये देखती हूँ कि मेरा अभी 1 घंटा जो मैं करने वाली हूँ, लाइफ इज वॉट हाउ यू पास द टाइम, या राइट? तो मैं 1 घंटा मेरा कैसा बिताने वाली हूँ, इफ आई एम विद माई म्यूजिक आई विल बी वेरी हैप्पी। आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट। उस औरत ने भी मुझे वही कहा, मेरी जो स्टूडेंट है, कि मैं मेरा टाइम इतनी अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहती हूँ। तो देयर इज नो एज। बहुत प्यारी बात अभी है। बच्चे जो सीखते हैं ना, उनको ऐसे उनके माँ बाप की विजन होती है कि मेरे बच्चे सीखे। नहीं तो 4 साल का 7 साल का बच्चा जो आएगा, उनको क्या पता है? करेक्ट करेक्ट। दे ट्राई एंड एक्सप्लोर कि मेरा बेटा क्या क्या कर सकता है, मेरी बेटी क्या क्या कर सकती है। एंड मैम हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप एकेडमी अपनी रन करें तो क्या आप ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं या फिर नहीं, रैंडमली? एक ही हाउ ग्रुप डू में यू सब जन बैलेंस? रहते हैं, ओके। बिकॉज म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। देयर इज नो एज, जेंडर, कोई मायने नहीं रखता है यहाँ पर। सिर्फ म्यूजिक होता है। यानी 7 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, 20 साल के लड़के हैं और 60-70 साल के लोग हैं, सारे एक फ्रेम में होते हैं और एक ही गाने पे बात करते हैं। वाओ, लवली। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। कोई स्टीरियोटाइप आपने फेस करा इंडस्ट्री में, या फिर जब आप व्हाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू वर लर्निंग दिस, कोई स्टीरियोटाइप था क्या? क्योंकि आई थिंक करंटली लास्ट 10 years में देखूँ ना तो फीमेल गिटारिस्ट तो काफी आ गए हैं, बट आई थिंक ऑलमोस्ट 20 years बैक अकेडमी में भी, मतलब इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो तो दे यूज्ड टू बी लाइक अ ग्रुप ऑफ 20 guys and 2 girls। तो वो रेशियो मुझे लग रहा है अब आके तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। जब मैं सीखती थी गिटार, तभी मैं अकेली लड़की थी, यू कैन से। बाकी सारे लड़के थे। और इवन मेरी शादी के टाइम भी 1993 94 उस टाइम पे भी इतना कोई लड़की गिटार बजाए तो इतना वो अच्छा नहीं बोलते, एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को। तो जब शादी करनी थी तो 2-4 लड़के देखे तो उन्होंने वहां कहा कि आप वो गिटार बजाते हो, तो आप सिखाते हो, तो आपके साथ सारे यंग लड़के होंगे। आई नो आई वुडंट लाइक दैट वगैरह, वैसे ऐसे सोच थी लोगों की। राइट राइट। तो माय हस्बैंड इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय डैड। ओके ओके। जब मैं उनसे मिली तो बोले आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, क्योंकि तब तो गिटार बजाने के लिए सारे लड़के ही आते थे। करेक्ट करेक्ट। कोई उठ के 60+ 70+ गिटार सीखने नहीं आता था। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यू हैव बीन द स्टूडेंट्स। आई डोंट have any problem. I'm very happy that my wife is a guitar player. That is such a beautiful thing, and I'm sure मैम कि आपके हस्बैंड का रोल आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, स्पेशली जब आपने 25 साल छोड़ के दोबारा आई थिंक आप इंडिया शिफ्ट हुए। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड आप दोनों का रिलेशनशिप और म्यूजिक साथ में आगे कैसे बढ़ा, और उस टाइम पर उन्होंने ये सोच रखी, स्पेशली बीइंग अ मैन ऑफ दैट एरा, इट इज लाइक लिटरली अनबिलीवेबल। कैसा है, उन्होंने काफी मुझे प्रमोट ही किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे बढ़िया गिटार्स है जो वेरी वेरी दे आर वेरी कॉस्टली गिटार्स आल्सो। तो ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी कि तुझे गिटार चाहिए जो मैं लेके देता हूँ। एंड जब आप यूएस से वापस इंडिया अपनी जर्नी शुरू करी, एकेडमी शुरू करी, उसमें उनका क्या रोल था? काफी साल के बाद मैंने अगेन कोविड में मैंने ऑनलाइन शुरू किया सिखाना। और ये फिजिकल क्लासेस आई स्टार्टेड 3 years बैक एट होम। एंड जब काफी संख्या बढ़ गई तो मैंने एक जगह रेंट की और यहाँ पे। ऑनलाइन का मैम आइडिया कैसे आया? क्योंकि आई एम श्योर इंस्टा तो काफी टाइम से है, आप लॉकडाउन के टाइम आए तो क्या? मेरे स्टूडेंट और मेरी बेटी ने और मेरी स्टूडेंट ने काफी इस पे जोर किया कि मम्मी यू शुड टीच ऑनलाइन। मेरी स्टूडेंट है मिहिका, मेरी बेटी अवंती, उन्होंने मुझे इंस्टा पेज निकाल के, क्योंकि मुझे तो वो सब पता नहीं था कि कैसे। आई वॉज ओनली फैमिलियर विद फेसबुक एंड यूट्यूब। तो उन्होंने कहा मैम मम्मी फेसबुक पे तो सारे ओल्ड लोग रहते, शायद आप इंस्टा पे आ जाओ। मैंने कहा क्या मैं आपके जैसी यंग हूँ? मैं इंस्टा पे क्यों आऊँ? नहीं, आपको वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई सिखाता है। सो आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन फेसबुक, बट इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई म्यूजिक, जो काफी सारे लोग देखते हैं। और वही से मुझे स्टूडेंट्स भी, लोगों को पता चलता है कि ये सिखा रही है करके। डू यू रिमेम्बर मैम आपका पहला जो वीडियो आपने शूट किया था, और मतलब वर यू एक्साइटेड, वर यू नर्वस कि ये मैं करूं क्या नहीं करूं? हाउ वाज इट? मुझे पता ही नहीं था ये क्या होने वाला है उसका। मिहिका एंड अवंती ने सब, वो मिहिका इज माय स्टूडेंट, वन ऑफ योर मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट। उसके काफी अच्छी रीच है इंस्टा की और काफी लोग उसके दीवाने हैं उसके प्लेइंग के। करेक्ट।
तो शी kept on telling me, मैम यू शुड मेक मोर वीडियोस, आई विल हेल्प यू डू दैट. मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था कैसे करना है. मैं तो बस घर के कपड़े में बैठ के गिटार बजा, हाँ शुड के. नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू गेट रियली गेट रेडी, मेक अ नाइस वीडियो एंड पोस्ट इट. तो उसका एक अच्छा रीच हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है देखने के लिए. बिकॉज इन द एंड दिस इज एन एंटरटेनमेंट. करेक्ट. यू आर एंटरटेनिंग पीपल, तो इट शुड बी अ बेटर मैनर. लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक मिहिका ऑल्सो गॉट रियली पॉपुलर विद इंस्टाग्राम. यू वर ऑल्सो ग्रोइंग अप एट दैट टाइम. बट मैं ये जानना चाहती हूँ, यू नो, व्हेन शी गॉट पॉपुलर, डेफिनेटली देयर वाज अ सर्ज इन पीपल कि हम लोग को गिटार सीखना है. बट मिहिका का मैंने आई थिंक एक TEDx का एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें शी वाज टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिस कितना जरूरी है. बिकॉज नाउ शी हैज गॉट मिलियन फॉलोअर्स, यू हैव गॉट, यू नो, वेरी गुड रेंज ऑफ फॉलोअर्स. लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, यू नो, यू विल स्पेंड 2-3 months और आप मिहिका या गिरिजा मराठे बन जाएंगे. तो उसके बारे में, यू नो, आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग वो मेहनत और वो रियाज नहीं देखते हैं जो वो बनने में लगता है. जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, उसमें आप कितना टाइम स्पेंड करते हो आपको पता भी नहीं चलता है. प्रैक्टिस में इस चीज को बोलूंगी, जो चीज आपको करनी पड़ती है वो प्रैक्टिस है. जो आप करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस नहीं है. राइट. मैं अगर मुझे एक फ्रेज अच्छी लगी और मैं बजाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए वो, मुझे ही करना है. सो मैं क्यों बोलूँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ? आई वॉन्ट टू प्ले दैट, इट्स योर जॉब टू डू दैट. तो मैं इसको प्रैक्टिस बोलूंगी नहीं. मैं मन से कर रही हूँ, मुझे वो फ्रेज आने तक मुझे वो बजाना मुझे है. वो सीखना है. हाँ. बस मेरे हाथ से वो फ्रेज आनी Learning. चाहिए. उसके लिए तो 10 बार बजाया, 1000 बार बजा, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल. मुझे वो फ्रेज बजा के चाहिए, दैट्स इट. आई ओनली लुक फॉर दैट रिजल्ट. कितने बार बजाना है, कितना टाइम बजाना है, वो कोई मायने ही नहीं रखता. मेका को मैं ऐसे ही करती थी. इन द बिगिनिंग मैंने ऐसा कहा कि अरे क्या ये वापस अभी इतना साल 25 इयर्स के बाद वापस ये सब शुरू करूं, जो मैं पहले से करती थी. जब क्लास में थी तब मेरे 150-200 लोगों का क्लास था ही तब एट से. दैट टाइम आल्सो. ओके. तो वापस इतने साल के बाद वापस वही क्यों करूं मैं? तो आई जस्ट वांटेड टू अवॉइड, यू नो, टीचिंग एनीबॉडी. बट शी वाज लाइक, मुझे सिखावा. तो मैंने सीखा, बोला कि ये 100 बार करके आ, 300 बार करके आ, और होने के बाद व्हाट्सएप पे 300 बार. ओके. ऐसे ही मैंने I wanted to avoid that. So yeah, but she took it seriously, right? उन्होंने उस चीज को seriously लिया. उसको क्या है, उसने just took it like 300 times. नंबर याद कर लिया. नंबर याद करके व्हाट्सएप पे टिक मार्क करती थी. आज मैंने इतना बार कर दिया, आज में अरे सच में कह रही है, कर रही है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ. एंड देन शी स्टार्टेड शोइंग द रिजल्ट्स कि यार शी कुड प्ले दैट. तो वो बोली कि मैम आप, बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहिए आपको. So by the time my kids were also growing, बेटी और बेटे में 10 साल का अंतर है, तो it was a big thing for me. Again, नहीं कि बेटी जब 10th हो गई तो मेरा बेटा फर्स्ट में था. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, शुरू करना पड़ा. स्कूलिंग खत्म हो गया, इसका कॉलेज हो जाएगा. Oh no, wait, there's another kid waiting for you. First standard. 10 साल का गैप काफी हो जाता है. यानी हम अगर कहते हैं कि आपके बच्चे, उनको 20 साल तक अटेंशन देना पड़ता है, करेक्ट. या उस जगह पे मुझे 30 साल तक देना पड़ा. बिकॉज ऑफ द 10-year डिफरेंस. तो वो भी एक बात थी. बट माई किड्स आर वेरी वेरी गुड. आई मीन दे सपोर्टेड मी ऑल्सो. दे नेवर सेड कि मॉम आपको जाना है तो आप जाओ. ऐसे कुछ उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं. और अभी कैसा है कि मेरी बेटी जॉब के लिए बाहर गई है, मेरा बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया है. यू हैव द टाइम. आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. सो और मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता है. अभी भी मैं इलेक्ट्रिक गिटार सीख रही हूँ, नया कुछ फ्लामेंको गिटार सीख रहे हो. ऐसे मुझे नहीं लगता है कि मेरा एज हो गया है तो मैं कैसे सीखूं. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. आप अगर थोड़ा सा फिजिकली फिट हो, जैसे फिजिकली फिटनेस के लिए मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और बैडमिंटन खेलती हूँ. बैडमिंटन अपने अपने एक परिपूर्ण गेम है जो बहुत पसीना निकलता है और बहुत, आई मीन आई फील वेरी गुड. सो इट कीप्स द बॉडी इन शेप. अच्छा खाना पीना है आपका, और अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल रिलैक्सेशन जैसे कि मेडिटेशन है. तो आप कुछ भी चीज अभी भी शुरू कर सकते हो सीखने के लिए. There's no age, there's no bar, and learning never stops. अगर आप डेफिनेटली अभी भी सीख रहे हैं, राइट? आप अपने कोचिंग को भी टाइम दे रहे हो और अपनी लर्निंग को भी टाइम दे रहे हो. लर्निंग को भी टाइम दे रहे हो. या मैम, इंस्टा पे जब आप पहला वीडियो वायरल हुआ, डू यू रिमेम्बर कौन सा वीडियो था जो वायरल हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? मैं कुछ इलेक्ट्रिक गिटार बजा रही थी. आई वाज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस एंड येलो गिटार. आई रिमेंबर दैट वीडियो. वेरी ओल्ड गिटार, येलो गिटार. या तो उसमें मैंने ऐसे ही कुछ बजाया था. आई डोंट इवन रिमेम्बर क्या बजा था. ऐसे कुछ ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल बजाई थी. मुझे आता भी नहीं था कुछ. Okay. स्केल बजा था और वो मेका ने पोस्ट किया और बोली कि उसको
1 मिलियन व्यूज आए मेरे। 1 million व्यूज। इतने व्यूज इसको क्यों आ रहे भाई? ओह माय लोगों गॉड। को थोड़ा नया था कि इलेक्ट्रिक गिटार बजा रही है औरत है, ओके। बट यू नो एक हाउसवाइफ हाउसवाइफ फिगर, या। इलेक्ट्रिक गिटार लेके एकदम से ऐसे बजा रही है, तो दैट वेंट वायरल, लाइक 1 मिलियन उसको कुछ दिन में ही आ गए थे व्यूज। आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि यू नो व्हाट वर यू मुझे ये थिंकिंग? सब पता ही नहीं था कि वो 1 मिलियन पहुंचे, बिकॉज आई वाज नॉट इवन चेकिंग द इंस्टाग्राम। ओके। मैं कुछ बाजार में गई थी, कुछ चप्पल खरीद रही थी, हाँ हाँ। तब मेका का फोन आता है और बोलती है कि मैम कहाँ हो आप? मैं बोली कि मैं चप्पल की दुकान में हूँ। क्या है, क्या हुआ? हाँ। वो 1 मिलियन होने को आ रहा है। मैंने कहा, कौन सा रील? तो बोली जो इलेक्ट्रिक गिटार बजाया वो। अरे वो क्या था, कुछ भी था नहीं। लेकिन मैम आपने उसको बहुत सीरियसली लिया, वो 1 मिलियन को, मतलब डेफिनेटली यू नो हाँ, एक बूस्ट तो मिलता है आपको। कि 1 हाँ, मिलियन लोग आपको देखते हैं देख तो रहे कुछ हैं, इट्स बड़ी अ बात है, बिग राइट? बिग नंबर टू घर पे अचीव। बैठे बैठे आप कुछ कर रहे हो और या। आपको 1 मिलियन लोग अगर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टीम है और कुछ संस्था है उसके थ्रू मैं काम कर, अपने अपने अकेले अकेले काम करते हैं, और कोई इतना अगर सक्सेस मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि लोगों, इसका मतलब क्या है कि मैं जो करूंगी वो लोगों तक पहुंचने वाला है, और लोग देख रहे हैं, देख रहे अप्रिशिएट हैं, कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है। देखो एंटरटेनमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? या। कुछ गलत गलत तरीके से एंटरटेन होने से अच्छा है कि अच्छा काम करने वाले आगे आके कुछ काम करें, राइट ताकि डायरेक्शन में काम राइट करें। डायरेक्शन में लोगों को एंटरटेन करें। वो भी इम्पोर्टेंट है ना। आप राइट। कुछ कर नहीं रहे हो और सिर्फ कोस रहे हो कि हाँ बच्चे आजकल ये करते हैं वो करते हैं, ये वो गलत है, तो फिर आप कुछ करो उनके लिए, एंटरटेन देम इन अ वेरी पॉजिटिव वे। राइट। तो इसीलिए मैंने वो सीरियसली लिया कि अगर बच्चे ये सीखते हैं तो ना जाने कितने बच्चे कुछ गलत करने से रोके जा सकते हैं। मैम यू नो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मिहिका के और भी एक दो यू नो गिटारिस्ट है, मोहिनी डे एंड तपस दा इज देयर, शोमो सील इज देयर एंड सुष्मित सेन इज देयर, तो स्पेशली लेकिन मिहिका और आपकी वजह से मुझे लगता है कि ये फिंगर स्टाइल गिटार ना बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में। डू यू वांट टू टेक दैट क्रेडिट? बिकॉज मैं तो देना चाहती हूँ आपको क्रेडिट। अरे मुझे इतना पता नहीं, मैं इतना इंस्टाग्राम देखती नहीं हूँ। नहीं, बट आई एम टेलिंग यू मैम कि आप दोनों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फिंगर स्टाइल गिटार को इतना पॉपुलर करने में। यू कैन से बॉलीवुड फिंगर स्टाइल के लिए काफी लोग प्रेरित हो गए हमसे, क्योंकि लोग बजाते हैं। मैं भी जैसा वेस्टर्न क्लासिकल बजाती थी तो मेरी खुद की मम्मी भी बोलती थी मुझे कि क्या आपने बजाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, यू आर प्लेइंग वेरी Keep गुड, on यू आर playing. वर्किंग हार्ड। बट जब मैंने वही सिंपल गाना चुरा लिया, जो मैं पहले प्लेक्टन से बजाती थी, वो फिंगर स्टाइल मैंने क्लासिकल स्टाइल यूज करके बजाया, तो उनको अचानक अच्छा लगा, अरे कितना मस्त बजाया तूने, कहा चुरा लिया, ऐसे पहले कभी बजाया नहीं था। तो मैंने बोला मम्मी दिस इज फिंगर स्टाइल, यही तो मैं पहले से बजाती हूँ। आई हैव जस्ट माई चेंज माई मेलोडी फ्रॉम क्लासिकल टू बॉलीवुड, दैट्स व्हाई यू गॉट रिलेटेड टू दैट म्यूजिक। तो जब लोग रिलेट हो सकते हैं ऐसा, अगर आप म्यूजिक बजाते हो, यानी बॉलीवुड इज द बेस्ट थिंग टू रीच प्ले, टू मैक्सिमम ऑफ द टू ऑडियंस। मैक्सिमम, बिकॉज वो म्यूजिक सबको पता है ना। जैसे कि अभी जो मैंने बजाया अजीत दा, सबको पता है, एवरीबॉडी सबको नोज दैट पता है। म्यूजिक। राइट राइट। तो वही म्यूजिक कुछ अलग तरीके से बजाए तो एकदम से रिलेट हो जाते हैं लोग और लोगों को अच्छा लगने लगता है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि बॉलीवुड फिंगर स्टाइल में काम हो गया है मीका का और मेरा थोड़ा बहुत। नहीं, वो भी डेफिनेटली अच्छा डेफिनेटली लगता है, राइट। क्योंकि इतना रिच म्यूजिक है। तो बॉलीवुड इज अ वेरी रिच म्यूजिक, राइट। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया भी लोग उसको पहचानने लगे हैं करेक्ट कि अरे ये म्यूजिक गिटार पे ऐसे बजता है। राइट। मैम आपने बात करी चुरा लिया सॉन्ग की, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और Really? बहुत बिगनिंग में मैंने भी वो सॉन्ग सीखा था। कैन यू प्ले दैट यू नो सॉन्ग Yeah, फॉर yeah, अस yeah. इन फिंगर स्टाइल?
दैट वाज लवली मैम, मतलब Thank you. मैं, मेरे लिए मुझे लग रहा है मेडिटेशन एक्चुअली ये है क्योंकि मैं खो गई मैम आपके म्यूजिक में। Thank you. एंड डेफिनेटली मैम अपने फिंगर स्टाइल गिटार को आप डेफिनेटली एक लेवल ऊपर लेकर गए हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो आगे चल के भी फिंगर स्टाइल को बहुत सीरियसली लेंगे, बिकॉज Yeah. आई पर्सनली फील कि फिंगर स्टाइल इज लाइक अ वन मैन बैंड। Yes. आप कॉर्ड्स भी प्ले Definitely. कर रहे हो, आप नोट्स भी प्ले कर रहे हो, देन आप चक भी कर रहे हो, अपने हैंड पैटर्न्स भी होते हैं जो आप देख रही थी जब आप प्ले कर रहे थे। Yeah. मैम जैसे आपने बोला कि आपकी रील जब वायरल हुई, एक रील पे 1 मिलियन व्यूज आए, फिर आई एम श्योर और भी आपकी रील्स है जिसपे मिलियन व्यूज आए, तो क्या आपको कहीं आफ्टर अ पॉइंट ऐसा कुछ प्रेशर लगा क्या, मुझे और अच्छा करना है अपने आप को, और बेटर रील्स बनानी है? अ लॉट ऑफ यंग पीपल टेक दिस एज अ प्रेशर ऑल्सो कि अच्छा 1 मिलियन हो गया, नाउ आई हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस, आई हैव टू मोनेटाइज माई चैनल, विच पर्सनली आई फील इज ओके, बिकॉज एट द एंड मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, सोशल मीडिया पे आप जो पोस्ट कर रहे हो वो हर बार एवरी टाइम इट कैनॉट बी 100, यू कैनॉट बी 100% परफेक्ट, और एवरी टाइम वो सब सारे रील्स चलेंगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है। आई जस्ट प्ले, आई पोस्ट इट, बाकी काम मेरा नहीं है। वॉट एवर आई कैन डू आई एम डूइंग इट, राइट, कि मेरा काम क्या है, बजाना है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को और लोगों को कहना चाहूंगी जो प्रेशर लेते कि डोंट टेक प्रेशर, ये एंटरटेनमेंट प्रेशर क्रिएट करने के लिए नहीं बना है। व्हाई वी डू म्यूजिक? टू फील द हैप्पीनेस, दैट इज Very true. सबसे पहला उसका जो ध्येय है वो समझो। भगवान ने आर्ट फॉर्म्स इसलिए बनाए ताकि हम हमारा मन को रिझा सके। वी शुड फील हैप्पी। अगर वो हैप्पीनेस ही उसमें नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ करना। एक रील हो गया मिलियन में, दूसरा रील नहीं होगा, ऐसे नेसेसरी नहीं है होगा। एवरी टाइम कलाकार cannot be it's 100%, he's 100% नहीं हो सकता। और मैम कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि इट इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू आर पोस्टिंग, क्योंकि इंस्टा में, यूट्यूब में बहुत एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं, तब जाके वो रीच मिलती है, वो मिलियन व्यूज पर आप पहुंचते हैं। और सबसे मैं ज्यादा आई बिलीव इन समथिंग दैट योर वाइब्रेशंस स्पीक बिफोर यू। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज बोलना आपकी, म्यूजिक बना है आनंद देने के लिए, नॉट फॉर टेकिंग प्रेशर। काफी इम्पोर्टेंट है, लोग समझते नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ऐसे हल्दी खाया गोरा हो गया ऐसा नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। आर्ट फॉर्म्स आर नॉट फॉर मेकिंग मनी। इफ यू आर गुड एट इट, मनी विल फॉलो यू, दैट इज फॉर श्योर। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स वाज नेवर मेंट टू बी अ बिजनेस। फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज दिस, क्योंकि अब जैसे ना बहुत लोग होते हैं अपना होम टाउन छोड़ के बॉम्बे आते हैं, फॉर देम, तो फिर ये तो डेफिनेटली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोजी रोटी कमाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। ग्रेजुएट होने के लिए आपको कितने साल देने पड़ते हैं? 3 How many years. 3 years, yeah. 3 years, but before that you are learning from first standard 12 till 15, till then 2 years more. Yeah. Right? 15 years plain graduate होके आप 10,000 भी कमा सकते हो क्या? नहीं कमा सकते, राइट? आपको 17 साल कम से कम सीखना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कमाने के लायक होते हो। तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि मैं 2 साल म्यूजिक करके कमाने लगूंगा? राइट। फिर भी मैं आपको बोलती हूँ कि 2 साल आप मेरे पास सीखो, आप आपका फैमिली रन कर सकते हो, इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। व्हाट डू यू थिंक कि हमें मास्टर करने के लिए, एटलीस्ट उस लेवल पर पहुंचने के लिए कि मैं दूसरों को सिखा सकूं, एजुकेट कर सकूं, व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या टाइमलाइंस होती हैं? ये सर जैसे कि किस चीज के लिए आपको गिटार सीखना है? आपको सच में उसमें टीचर बनना है, दूसरों को सिखाना है, या स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, या मुझे 10 गाने बजा के लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन प्ले 5-6 सॉन्ग्स? आपका एम क्या है वो बहुत मैटर करता है। जैसे आपको कुछ गाने ही सीखना है तो या 1 साल में आप बजा सकते हो, राइट? बट अगर आपको कहाँ जाके परफॉर्म करना है तो 2 साल कम से कम लगेंगे, और जाके आपको सिखाना है तो कई सारी चीजें सिखाने के लिए पड़ी है, तो आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 साल काम करना पड़ेगा। टीचर के साथ काम करो तो और भी अच्छा। जैसे मेरे स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ काम करते हैं, मेरे जो बैचेस होती है उसमें वो सिखाते हैं मेरे साथ, ताकि लोग उनको भी एज ए टीचर एक्सेप्ट करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टीचर, एज ए टीचर पीपल शुड एक्सेप्ट यू एंड दे शुड टेक यू सीरियसली, राइट? उसके लिए सिर्फ सफेद बाल होने की जरूरत नहीं होती है, लॉट ऑफ नॉलेज आल्सो हेल्प्स। तो आपकी एकेडमी कहाँ पर है एंड कहाँ पे आप सिखाते हैं अभी? मैं फिजिकली ठाणे में सिखाती हूँ। ठाणे में रीगल प्लाजा लोकपुरम पे मेरे क्लासेस है, एंड ऑनलाइन ऑल्सो मैं सिखाती हूँ ऑन जूम।
और जो लोग ऑनलाइन मेरे गिवन टाइम पे नहीं आ सकते उनके लिए मैंने वेबसाइट निकाली है, वेबसाइट www.girijamarathi.com, ओके जिसमें मैंने वेरी बेसिक बिगिनर कोर्स से लेके इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज तक वहां पे सारे कोर्सेज मैंने अपलोड किए हैं. Okay. Ma'am, online, do you think online, I understand, there are a lot of people who will be staying abroad, who will be staying not necessarily in Mumbai, but online आपको लगता है कि without that, physical presence, वो उतना सीखने में, easy होता है? उतना ही इजी है. तो थोड़ा टाइम लगेगा. जिस चीज को आपको 1 महीना लगेगा, जिस एक छोटी सी चीज, वहां पे आपको 1 महीना 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं. इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. क्योंकि मैं खुद सीखती हूँ ऑनलाइन इलेक्ट्रिक गिटार. ओके. आप मैं किससे खुद सीख रहे हो सीखती मैम? हूँ. मैं मिस्टर सनी करके है, ओके. स्टॉकिस्ट करके Okay. जो शॉप है, अल्बर्टो म्यूजिक एंड स्टॉकिस्ट, गोरेगांव में है. ओके. उनके जो मिस्टर सनी करके है, ओके. उनसे सीख रही हूँ. अहमदाबाद के मार्क हेडन सर है, उनसे मैंने सीखा है इलेक्ट्रिक. तो मुझे पता चलता है कि ऑनलाइन में मैं उतना ही सीख सकती हूँ, भले मुझे कुछ पता है पता नहीं हो, कुछ नहीं. एग्जैक्टली जिसको सीखना है वो बराबर से कॉपी करता है, देखता है, सुनता है. जैसे मैंने कहा, सुनना इज द बिगेस्ट लर्निंग. तो यार इट हेल्प्स मी. तो इट इज गुड, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी एल्स. बट मैम, यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग कि हम रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख के तो नहीं सीख नहीं. सकते. तो एक पैटर्न, एक कोर्स शायद बहुत जरूरी है फॉलो करने के लिए. देखो, कोई भी अपना सीक्रेट यूट्यूब पे फ्री ज्ञान बांटता नहीं है, राइट. मैं 2-4 गाने बजा के ऐसे बजाओ ऐसा बजाओ, पर मुझे पता है कि ये आने के लिए क्या करना चाहिए. Why should I give it a for मैम, free? बहुत सारे थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि लर्न 4 chord and 400 बॉलीवुड ट्रैक्स. तो ऐसे बहुत सारे पेजेस देखे हैं. यूट्यूब पे व्यूज चाहिए तो लोग कुछ भी लिख सकता है ना. हाँ हाँ, राइट. एवरीबॉडी इज डूइंग फॉर व्यूज. व्यूज चाहिए तो मैं कैप्शन कुछ भी दे दूंगी टू गेट इट मोर अट्रैक्टिव. ऐसा नहीं होता. इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आपके हाथ तैयार चाहिए, फिंगर्स तैयार चाहिए. मेरी प्रैक्टिस सेशन इसी के लिए होती है, ताकि लोगों के हाथ फिंगर्स तैयार हो जाए. क्योंकि जो भी मन में म्यूजिक आएगा वो आपको 3 तरीके से इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं ना. एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट यानी आपका जो हाथ है, फिंगर्स, वो तैयार होना चाहिए. करेक्ट. देन यू शुड नो द फ्रेटबोर्ड, दैट इज द थियरी पार्ट, एंड देयर शुड बी अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन योर हेड, मींस लिसनिंग. ये 3 पार्ट अगर आपके पास है तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो. एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो ब्रीफली आप प्ले करके बता सकते हैं कि ये 2 से 3 प्रैक्टिस तो हमें हर रोज करनी चाहिए. ऐसे तो बहुत सारे प्रैक्टिस है. अगेन यू आर मेकिंग मी गो ऑन यूट्यूब. ये प्रैक्टिस करो, गिटार बजाओ. इफ नॉट प्लेइंग, कैन यू जस्ट रैंडमली टेल मी कि क्या हमें पेंटाटोनिक स्केल्स प्ले करना चाहिए, क्या मुझे रैंडम स्केल्स करना चाहिए, सो दैट एवरी डे, अगर फॉर एग्जांपल आप समझो कि मेरा कुछ भी प्ले करने का मन नहीं कर रहा है, बट मैंने एहसान सर को भी ये बोलते हुए सुना है काफी कि आप कुछ भी नहीं प्ले कर रहे हो ना, आप एवरी डे 15 मिनट्स जस्ट डू स्केल्स. Do you think that really helps? Yeah, I myself do scales. I make others do the scales in the practice sessions. कि स्केल्स यानी क्या, सारेगामापधनिसा है. उसको आप अगर, और गाना क्या है, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स देन सारेगामापधनिसा, राइट. तो स्केल और उसके एक्सरसाइजेस अगर आप करोगे तो आपको अपने आप से फ्रेजेस आने वाली है. फ्रेजेस उसी से बनी है गाने की, राइट. तो वो करोगे तो गाना भी तो बजाना आ जाएगा. You basically you get familiar with the fretboard of the guitar. Once you are familiar, जैसे एक नए गांव में आए हो, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप पूछ के रुक के जाओगे यहाँ पे. और आपको सब कुछ पता है तो आपको कहीं पे भी डांस करने बोले आप जाओगे. It's just like that. So I think a teacher is like a GPS who will make you play faster. बट मेहनत तो आपकी ही है और हार्ड वर्क तो आपको करना क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार लोग आते हैं मुझे पूछते हैं कि हाँ ये लेसन है, नेक्स्ट टाइम करके आओ. ये भी करके देखा, लोग नहीं करते. स्पून फीडिंग का जमाना आ गया लगता है वापस. तो स्पून फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट. आपका इंटरेस्ट जमा रखने के लिए स्पून फीडिंग इज इम्पोर्टेंट. बट मैम, ऐसे भी सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बोलते हैं कि मैम ये बस 4 ट्रैक सिखा दो मुझे बस आप उनको क्या बोलते हैं? किसी को इतना ही रहता है कि मुझे सिर्फ 4 गाने सीखने बस. तो मैं बोलती हूँ चलो आ जाओ, 4 गाने सीखो. और ऐसा होता ही नहीं कि 4 गाने के बाद आप आगे डेफिनेटली सीखोगे. 4 गाने के बाद अभी मैं दूसरा कुछ, इट्स अप टू द टीचर हाउ टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. तो मैं स्टूडेंट्स को दोष नहीं दूंगी, टीचर को बहुत सारे एंगल से काम करना पड़ता है. कि आपको अच्छा बजा के दिखाना है, आपको स्ट्रैटेजी करनी है तैयार, ताकि स्टेप वाइज आपको सिखाना है, बहुत इजी करके सिखाना है. हर एक स्टेप का इंपॉर्टेंस कितना है ये लोगों को समझाने के लिए आपको आना चाहिए. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. कि ऐसा नहीं कि मैंने मेरा सारा सीक्रेट बता दिया, अभी मुझ में क्या बचा है, ये मुझसे आगे जाएगा,
वो मैं क्या करूंगी, करेक्ट दैट फियर शुड नॉट बी देयर इन टीचर. अनफॉर्चुनेटली बहुत टीचर्स ये डेफिनेटली एक लॉजिक होता है माइंड में कि मैं ये तो धीरे धीरे सिखाऊं, एक पेस पे सिखाऊं ताकि 1-2 साल निकल जाए. इफ यू वांट टू कीप इट जस्ट एज अ बिजनेस, देन ये मैं एक लाइन सिखाऊंगी उसका इतना फीस है, मैं ये दूसरा गाना सिखाऊंगी उसका इतना फीस है, डू दैट. बट आपको एनी आर्ट इज अ आई वुड से जस्ट नॉट एन आर्ट, इट्स अ लाइफ लेसन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. या तो अगर आपको किसी को वे ऑफ लाइफ सिखाना है, बच्चों में वो उम्मीद पैदा करनी है कि यस मैं कर सकता हूँ कुछ इसको लेके, है ना, तो आपको ऐसे हाथ को बांध के नहीं रख सकते. दिस इज द ओनली वेल्थ विच इंक्रीजेस बाय गिविंग, है ना. अगर मेरे Very पास सपोज beautiful. 5 गाने हैं और मैंने सबको 5 गाने दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं. तो व्हाट विल आई डू, आई विल ट्राई एंड लर्न मोर. yeah Yeah, get this is to how new it songs. increases. Hmm. So ऐसे हाथ खोल के दे दो बस, बाकी भगवान देख लेता है. ब्यूटीफुल मैम. एंड स्पेशली जैसे हम इंस्टा की भी बात कर रहे थे अभी, तो इंस्टा से डेफिनेटली आपका एक रीच बढ़ा, यू गॉट गुड फॉलोइंग और आप लाइव भी आते हैं, तो मैं देखती हूँ काफी अच्छा इंटरेक्शन है. तो अगर मैं स्पेशली इंस्टा से या यूट्यूब से मोनेटाइजेशन की बात करूँ, आर यू अर्निंग थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टा? यूट्यूब पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट अभी मैं करूंगी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यूट्यूब ऑल्सो, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं. बेसिकली इंस्टा पे भी इतना भी ध्यान नहीं दे रही हूँ. बट उससे कुछ अर्निंग्स है या फिर आप उसके तरफ नहीं हो? सो मॉम बोल रही हूँ, ऑटोमेटिकली निकल गया मॉम. फिर लोग पूछते मुझे कि मैम आप हमको अडॉप्ट कर लो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन थिंकिंग ऑफ बाइंग रेंटिंग हाउस, काफी सारे लोग अचानक से खुश हो गए. उनको लगा मैं आपके साथ भी रह सकती हूँ, हम सब कुछ देख लेंगे, आप खाली आ जाओ, घर पे सिखाने आ आपके जाओ. साथ रहना चाहते हैं. यू नो it is like they want to be with me for all the time, so that and it's not because of only guitar, it's as I told you, learning Way or of any living. way of life. And that is coming through the grace of guru. So coming to the monetization part, इंस्टा पे मनी मेकिंग यानी यूट्यूब के जैसा नहीं होता है ना. इंस्टा पे you have advertisements and people come to you to post their ads and make collaborations and reels like that. So yeah, definitely that I'm doing already. बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पूछना और लोगों को बताना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बस आप 2-4 वीडियो डालो और 2-4 मिलियन व्यूज हो गए एंड 20-25 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा. आई एम श्योर ऐसा नहीं है. वी कैन ब्रेक दैट मिथ राइट नाउ. नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ऐसा इतना फास्ट मनी मेकिंग ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जिंदगी में, राइट. तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा. यू शुड बी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू लाइक इट, आपका बनाया हुआ म्यूजिक का क्या आप 2 घंटा सुन सकते हो? अगर आप सुन सकते हो तो लोग सुन सकते हैं. अगर आप ही आपका रील नहीं देखोगे तो इतना कुछ फैसिनेट नहीं होगा तो लोग नहीं होंगे डेफिनेटली, राइट. और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज पे पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए आपको, वो चीज का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए. जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, आपको कितने साल लगते हैं? 12 years of your schooling, then 3 years college, then अगर आप post grad भी कर ले 16-17 years you have to study, and then you can get a job of 10,000-20,000 rupees per month, right. और फिर आपको ऐसे क्यों लगता है कि गिटार सीख के 2 साल में मुझे पैसा मिलेगा? क्या आप 17 साल डालना चाहते हो? Are you ready to put that much of effort of अभी 17 17 साल years? तो नहीं लगेंगे, क्योंकि आप पहले साल से सीख रहे हो, तो 5 साल से तो आपका लर्निंग बहुत स्लो होता है. अभी आप बड़े हो चुके तो कम से कम 7-8 साल दे दो. 12 साल इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एनी आर्ट. थोड़ा सा, जिसके आप 12 साल कुछ काम करोगे तो आपके सारी बॉडी में वो आ जाता है, एंड यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. मैम आपसे बात करते हुए मुझे एक बहुत अच्छी चीज रियलाइज हुई कि आपके लिए ना म्यूजिक एक साधना है, एक मेडिटेशन है, और आप हमेशा अपने लेवल को एक अपस्किल करते जा रहे हो, आप अभी भी सीख रहे हो. आपकी फिलोसफी म्यूजिक को लेके अलग है. तो वॉज दिस देयर बिकॉज ये अगेन फैमिली से आ रहा है, आपकी पर्सनल फिलोसफी है, या ये सीखते सीखते जो आपको समझ में आया कि दिस इज नॉट जस्ट मनी मेकिंग? देखो, मेरी फैमिली का वो बिजनेस ही था, राइट. बट आपने मैम वो बिजनेस को छोड़ के मेडिटेशन कैसे देखा? और फिर मुझे व्हाई आई एम इन दैट, बिकॉज आई लाइक इट. जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं कर रही हूँ. इट्स नॉट आई फील लाइक आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दैट. ऐसा नहीं, बिकॉज आई लाइक इट, सो आई एम डूइंग इट, राइट. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कभी मनी मेकिंग के बारे में सोचा उसके बारे में, क्योंकि मेरी जो लाइफ फेज इज डिफरेंट, राइट. एट माय स्टेज गॉड हैज गिवन मी
good enough so that I can feed many families also. I thank God for that. Yeah, कि definitely. पैसा कमाना मैंडेटरी नहीं है, तब आप उसके बारे में सोचते नहीं हो तो ज्यादा भी और अच्छे से काम कर सकते हो, राइट? Right. बट इफ आई थिंक राइट नाउ कि मुझे इतना पैसा कमाना है तो मुझे एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक योर म्यूजिक ब्यूटीफुल, एंड जो अच्छा लगता है, जो बार बार करते हो, उसको तो मेडिटेशन बोलते हैं. मेडिटेशन इज नॉट एनीथिंग डिफरेंट, है ना? उसमें आपको खो जाना है उसमें. और वो मेडिटेशन कहीं भी हो सकती है. Yes, इट कैन बी कहीं भी योर हो सकता रूम है. ऑल्सो, इट कुड बी अ पार्क कहीं ऑल्सो, अ भी, ग्राउंड कहीं भी. ऑल्सो. You should be very very happy from within by listening to your music. अगर आपको खुद को खुशी मिलती है तो लोगों को मिलनी ही है. मैम, हाउ डू यू स्टे सो ग्राउंडेड राइट नाउ? आप इतने हम्बल हो, इतने काइंड हो, स्पेशली आफ्टर अचीविंग दिस ह्यूज लेवल ऑफ सक्सेस ऑन इंस्टा, ऑन यूट्यूब, क्योंकि आई एम श्योर आपका करियर का ट्रैजेक्टरी इंस्टा के बाद काफी ग्रो करा है. हम्बलनेस. So if you take every day, like one day at a time, you know who you are at the end of the day, right? और मैंने कई सारे इतने अच्छे अच्छे बढ़िया म्यूजिशियंस देखे हैं, लाइक बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, लाइक बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और पूरी यूनिवर्स की बात करें तो हम छोटा सा डॉट भी नहीं है. तो किस चीज का हम गर्व करें कि मैं ये हूँ वो हूँ. मैं तो एक छोटी सी म्यूजिशियन हूँ जो ट्राई कर रही हूँ एवरी डे टू मेक माई म्यूजिक बेटर, टू मेक माई द सेम ओल्ड सॉन्ग्स on a next level. I want to take them, right? So अगर आई एम जस्ट ट्राइंग समथिंग, और एक बात आपसे पूछती हूँ, जब मुझे कोई लोग पूछते कि आपने ये कंपोज कैसे किया गाना, करेक्ट, तो मैं जब सोती हूँ रात को तो बराबर आई नो दैट 2:30 to 2 o'clock और 2:30 ये जो टाइम है, तब मुझे सब ऐसी क्रिएटिविटी आती रहती है. ओके. अगर आती है तो मैं क्या करूँ, सो नहीं सकती, फिर मैं जाग जाती हूँ और लिख के जाती हूँ. दूसरे दिन मैं खुद को पूछती हूँ कि ये गाना कैसे बनाया तूने. खुद को मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मेरे पास आंसर है नहीं, वो कहीं से तो आया है. That means what? It's not mine. Yeah, the universe chose me to show it to the world. Right? तो जो चीज मेरी नहीं है उसके ऊपर मैं गर्व कैसे करूँ? ब्यूटीफुल मैम, ये बहुत बहुत प्यारी बात है. तो आपको हम्बल ही रहना है, तब जाके कुछ यूनिवर्स आपको देता है. You have to become giver. और आपने मैम ये जो बात करी, मैंने कहीं पे तो आई थिंक पंडित रविशंकर के वीडियो में कहीं पे तो बहुत सालों पहले सुना था कि ये स्पेशली 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है ना, ये हाई क्रिएटिविटी का टाइम होता है. और अगर आप नॉर्मल इंसान भी हो, अगर आप उस आवर में उठ गए हो और जग गए हो ना, तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ तो आपको इंडिकेशन दे रहा है. इट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ इसलिए आपको जाग आ रही है. या सो आपने उसके बारे में ऐसा सोचा था कि और इट हैपेंड नेचुरली? बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठती हूँ, मुझे अच्छा से सोना पसंद है. ऐसे ही उठ के मैं खुश होके उठती हूँ. दूसरे उठना तो हाँ मैं अच्छे से नींद लूंगी, मैं उठती हूँ. तो उठने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे क्या है मुझे और सोना है, नहीं, फिर तो पूरा दिन ऐसे चला जाए. अभी मैं जॉब नहीं करती, इसलिए मुझे जरूरी नहीं है कि 7 बजे उठो, 6 बजे उठो और भागो ट्रेन पकड़ो, ऐसा कुछ है नहीं. मैम, बट आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, आप मराठी इंडस्ट्री में, आपने थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बात करें जो आपने बॉलीवुड में भी आपने शायद स्टार्ट किया है. बॉलीवुड ने अभी स्टार्ट किया है. ओके, मराठी फिल्म इंडस्ट्री. आई एम श्योर मैम यू विल. मैं सिर्फ गिटार बजाती थी. जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया तो मैं गुरुजी श्री रविशंकर जी को मिली. प्रेम क्या होता है वो आदमी को, मतलब वो गुरु को देख के मुझे समझा कि ये प्रेम है. उन्होंने जब मुझे बोला कि स्टार्ट मेकिंग, गाने बजाओ, भजन बनाओ, आई वॉज इन यूएस, तो बोले कि 2 शब्द, तो 1 शब्द का भजन बनाओ, ओम नमः शिवाय को लेके भजन बनाओ. मतलब क्या? जस्ट दीस 3 वर्ड्स. ओम नमः शिवाय लेके बनाओ भजन. नारायण हरिओम लेके भजन बनाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन, चाइनीज सब सारे लोग सत्संग को आते थे. उनके बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े वाक्यों के भजन याद नहीं रहते थे. ओके. तो वो पार्ट ऑफ द सत्संग नहीं होते थे, ऐसे चुपचाप बैठते थे. तो गुरुजी एक दिन यूएस आए थे तो बताया उन्होंने कि छोटे से वर्ड्स लेके भजन बनाओ, एंड जितना शब्द कम हो उतना मेडिटेटिव ज्यादा हो जाता है. यानी एक ही शब्द का बार बार नाम लेके, है ना, वो पारायण जैसा हो जाता है. राइट. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो एक मंत्र बन जाता है. एक तो बड़ा वाक्य है तो उसमें मजा नहीं हो. मैंने बोला कि बनाओ का मतलब क्या है, मैं कैसे बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, मुझे पता नहीं है. तो मैंने पूछा, अरे क्या बनाने को बोला है, मतलब क्या है. बोले कि तू क्यों सोचती है, उन्होंने बताया ना. तो जा घर गई और सो गई. सब काम करके वगैरह किचन साफ करके मैं सो गई. 2:30 को मुझे जाग आती है और दिमाग में भजन बजने लगता है. अरे ये क्या है, चलो उठो लिख के रखो. लिख के रखे मैंने और फिर सो गई. 3 भजन लिख के रखे, सो गई. दूसरे दिन उठी तो 3 भजन उस टाइम पीरियड में. वाओ.
ओके. और फिर दूसरे दिन उठी तो हाँ याद है क्या, नहीं भूल गई मैं क्या था, अच्छा है हो गया, मैंने लिख के रखा था, लिख के रखा, देखा अरे अब अच्छा लग रहा है, चलो उसको बना लिया, गाया, प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन बजा के गा के दिखाया, तो लोगों ने कितना अच्छा, ये मेडिटेटिव भजन से एकदम, हम लोग एकदम मेडिटेशन में ही गए, कि हाँ गुरुजी ने बताया था बनाने को, फिर गुरुजी आगे हाँ बोले क्या, हाँ भजन बनाया, मैंने बनाया, अच्छा आपने बनाया, बोले नहीं मैंने तो नहीं बनाया, आ गया ऐसे ही हमने दिया। तो आई थिंक वो म्यूजिक प्रोडक्शन, आई थिंक वो उस एक छोटे से इंसिडेंट से शायद शुरू हुआ. वहां से तो उन्होंने तब बोला था कि डू काफी सारा मेडिटेशन, जब आप बहुत सारा मेडिटेशन करना जरूरी है क्रिएटिविटी आने के लिए। जब से मैंने मेडिटेशन किया है आई बिकेम लॉट ऑफ क्रिएटिव एंड क्रिएटिविटी आने लगी, तब से जाके मैंने अलग अलग गाने बनाए हैं, म्यूजिक आने लगा है तब से। दूसरे मैम लोगों को आप सुनते हो काफी ज्यादा आज के टाइम में, जैसे अभी हम एहसान सर की अभी भी बात इतना कर टाइम रहे नहीं हैं. रहता है, बट मैं क्लासिकल बहुत ज्यादा सुनती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक बहुत सारा सुनती हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनती हूँ, ऐसे रैंडम फ्लैमेंको वगैरह सब सुनती हूँ, जो भी आए सुनती हूँ। उस दिन एहसान सर आए थे क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए, उन्होंने भी बताया कि जो भी आप स्पॉटिफाई ओपन करो, जो भी आएगा जस्ट सुनो, कीप लिसनिंग, बिकॉज 90% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग ओनली। एहसान सर लेकिन वो बहुत क्रेजी है मैम, मेरे को मतलब वो मंडे अपना डालते रहते ना हर मंडे ब्लूज का वीडियोस, और इसमें मतलब घंटों बैठ के मतलब सुन सकते हो, इट्स लिटरली लाइक यू नो मेडिटेशन, एंड मतलब ही इज वेरी एक्टिव ऑल्सो, मैं देखती हूँ कि वो बहुत एक्टिव भी है, लोगों को फॉलो भी करते हैं बहुत, लाइक आपने मेंशन करा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इट्स अ वेरी यू नो नाइस थिंग फॉर हिम टू डू बड़े दैट. दिल वाले हैं एकदम, ऐसे नहीं कि मैं कोई छोटी सी म्यूजिशियन को पास सीखने को क्यों जाऊं, क्यों बोलूं, हाँ क्या जरूरत है उनको सीखने के आके, राइट. बट उनको अच्छा लगता है वो फिंगर स्टाइल, सो ऑलवेज लाइक मुझे सिखाओ कुछ, आज लेसन दे दो, उनको जब टाइम होता है तो बोलते मुझे लेसन दे दो। वेरी नाइस. कई सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, उनको नाम देना पसंद नहीं है तो मैं बताती नहीं हूँ, ओके प्रैक्टिस सेशंस में ही रहते हैं रोज के, बट वो ओके कैमरा बंद करके बेटे के नाम से कैसे आते हैं। वेरी नाइस. नहीं तो फिर लोग काफी सवाल पूछते हैं, उस दिन एहसान सर को 1.5 घंटा सवाल पूछ रहे थे सब जन। हाँ वो तो रहेगा, अब उनका वो दिख तो होने जाएगा वाला ही है, प्रेजेंस, इसलिए तो वो हो जाएगा, चुपके से आते, प्रैक्टिस करके जाते जाते हैं. ओके मैम, अगर दादा साहिब फाल्के आज होते और आप डेफिनेटली मूवीज की तरफ आप जाने ही वाली हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो आज अगर वो होते और आपकी इस जर्नी को देखे, व्हाट डू यू थिंक वो क्या क्या सोच रहे होते, यू नो उनके माइंड में क्या चल रहा होता? बहुत खुश होते वो और जो मैंने 25 साल का बड़ा ब्रेक लिया है वो शायद नहीं लेने देते वो मुझे। वाह. कभी एक रिग्रेट हुआ आपकी लाइफ में कि यार ये मैंने क्यों छोड़ दिया, या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, जबकि बैक ऑफ द माइंड आपने बताया पहले भी कि म्यूजिक था साथ में हमेशा? Always, you cannot cut music from you. You know, it's you, so you cannot cut it. But at the same time, मुझे मेरे बच्चों पे अभी ध्यान देना था. I was loving that. So love whatever you do. So there should not be any regret about what you are not doing. You are doing something, right? Even you are breathing, you are taking out oxygen and giving out carbon dioxide. That's an important part for this whole universe. So whatever you are doing, be happy about it. So there are no regrets. But you know, ma'am, sometimes it happens, and I'm sure a lot of musicians will relate to it, that आपने माइंड में सोच के रखा है, ओके टुमारो मॉर्निंग एट 12 PM और 12 AM आई हैव टू डू माई प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई. अब मैं उस टाइम जो भी कर रही थी, बट एंड ऑफ द डे बिफोर स्लीपिंग मेरे दिमाग में ना वो रिग्रेट पूरे टाइम के लिए रह जाता है, एंड देन यू आर कॉन्शियसली आप परेशान हो रहे हो कि अरे आज का दिन निकल गया, प्रैक्टिस नहीं करा, 10 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं हुआ. तो वो अपने आप को मैं ओवरकम, या बाकी जो लोग हैं जो उससे रिलेट करेंगे, यू नो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? नो सी, देखो आप जो भी कर रहे हो दिन में, आज के टाइम पे आज मैं क्या कर रही हूँ अभी, वो इम्पोर्टेंट ही है ना? या 24 आवर्स कैन नॉट बी प्रोडक्टिव. आपको बहुत सारा काम करना है, और ट्रस्ट मी, आप जो भी कर रहे हो वो आपके हाथ में है ही नहीं. कमिंग टू अध्यात्म, आपका हाथ हिलाना भी आपके ऊपर, आपके हाथ में नहीं है. आपका खुद हाथ हिलाओ. एवरीथिंग इज हैपनिंग. आवर लाइफ इज बीइंग शॉर्ट ऑलरेडी. वी आर जस्ट हियर टू वॉच द मूवी. दैट्स व्हाट माय गुरु टोल्ड मी. अभी मूवी देखने के लिए आए. दिस लाइफ इज आवर मूवी. कैन यू चेंज द सीन्स एंड शॉट्स? No, nothing, right? You just have to watch. And your exam is how you watch it. रोते रोते करोगे या हंसते हुए करोगे, है ना? अपनी लाइफ को ऐसे देख लो कि जो अपने हाथ में नहीं है बिल्कुल. सो जो मेरा टाइम गया उसमें रिग्रेट करके क्या फायदा है? अभी क्या कर रहे हो? अभी टाइम मिला है तो रिग्रेट करने में उसको गवाना है, या जितना हो सके आगे जाना है. मैं ऐसे नहीं देखती कोई को कि मैं
एक बेस्ट गिटारिस्ट होंगे ऐसा नहीं देखती हूँ मैं। आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ उससे, बस उतना ही देखती हूँ। एंड अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा जीना बहुत, है ना। मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी कि एक तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, एंड यू आर ऑलवेज अप फॉर लर्निंग्स। इट्स लाइक कि आपका लर्निंग कभी खत्म नहीं होता है, एंड यू आर डेफिनेटली अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट कि आप काम करते रहो, आप अपना कर्म करते रहो और आप फल की इच्छा बिल्कुल करते रहो। और आपको सीखना चाहिए, यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। डेफिनेटली मैम। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप करंट जो हमारी जनरेशन आ रही है, स्पेशली फीमेल गिटारिस्ट में, एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? So if you want to really learn guitar, have a good guru, practice well, and keep making music. Don't waste time on scrolling the reels, It's not going to help at all. मैम, आप रील पोस्ट करने के बाद ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप चेक करके देखते हो कितने लाइक्स आए, कभी-कभी देखती हूँ, कितने व्यूज हुए। Does it distract you? देखा क्या कितना हो गया तो मैं देखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रील्स नहीं देखती। मुझे भी एक टाइम पे एडिक्शन हुआ था, बहुत सारा रील्स देखे, मैं एक घंटा रील्स देखती थी। तब मैंने फिर एक नियम बना लिया कि आई विल वॉच व्हेनेवर आई पिक अप द फोन, आई विल वॉच 5 रील्स। और अभी भी मैं वो करती हूँ। 5 रील के बाद मेरा फोन बंद होके रख देती हूँ। फिर 10 मिनट के बाद मैं वापस उठाऊंगी फोन तो मैं 5 रील देखूंगी। ऐसा करके फिर मेरा बहुत सारा कम हो गया। दिस इज अ गुड पॉलिसी दैट आई वर्क फॉर मी। जनरल लाइफ में भी ऑल्सो मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आई थिंक अगर हम एवरेज देखें ना, हम एवरीबडी आई थिंक 3 से 4 घंटे, सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, सोने से पहले 2 घंटा, तो आई थिंक 4 घंटे तो सब लोग इंस्टा पे बेवजह स्क्रॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट। रीड बुक्स and practice whatever you want to learn. Any book मैम, आप क्योंकि आप थ्योरी पढ़ा है आपने और आपने ट्रिनिटी के एग्जाम्स भी दिए, डू यू थिंक कि एग्जाम्स देना भी एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आता है? एग्जाम देने से आपको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे डिसिप्लिन आ जाती है। बेसिकली एग्जाम्स इज व्हाट यू, नहीं तो वो क्लासिकल के इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट शीट्स है, वो कौन करेगा और कौन पढ़ेगा, राइट। मेरे टाइम पे तो बाकी कुछ था ही नहीं, तो मेरे टाइम पे सिर्फ उतना ही था, तो मैंने वो किया। Okay. That was lovely, ma'am. Thank you so much for giving us so much of your time. And आपकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी देख के मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली इंस्पायर्ड हो गई हूँ। मैं पहले से भी आपको फॉलो तो कर ही रही थी, बट आई थिंक ये जर्नी जानने के बाद मुझे एक और म्यूजिक को लेके एक और एक सीरियसनेस आ गई है, जो शायद पहले थोड़ी मिसिंग थी। अब मैं शायद नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करने जाऊंगी तो ये जो आपने रूल बताया ना कि अगर आप रील्स देख रहे हो, जस्ट सी 5 रील्स देन गो बैक, सो मैं ये डेफिनेटली फॉलो करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर मैम दिस पर्टिकुलर एपिसोड विल इंस्पायर काउंटलेस म्यूजिशियन। मैम, आपको नहीं पता कि आप क्या मैजिक कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि यू आर अ ट्रू म्यूजिशियन एंड अ ट्रू मैजिशियन, क्योंकि आप कितने लोगों को ना इस एपिसोड से हील करोगे ये आपको और मुझे भी नहीं पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। ऑनेस्टली आज के एपिसोड में मेरा कट करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट अगर इफ आई मस्ट हैव टू से द कट तो मैं डेफिनेटली मैम को यही बोलना चाहूंगी, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मैम प्लीज कैन यू प्ले दिस ट्रैक फॉर अस? मैं फर्स्ट टाइम बजा रही हूँ, अभी ये गाना मैंने बजाया नहीं है कभी। ओके। Can you see?